नमस्कार दोस्तों, एक तरफा मीडिया ट्रायल देश के लिए कितना घातक हो सकता है, इसका सबसे बड़ा सबूत अभी उत्तर प्रदेश के हाथरस में है। दीपक शर्मा ने जो इन्वेस्टिगेशन किया खुद जमीन पे जाकर के, गांव के लोगों के दूसरे पक्ष का भी तो पक्ष होता है, उनसे भी तो बात करनी चाहिए, मगर सेलेक्टिव मीडिया एजेंडा, आनंद बाजार पत्रिका और आज तक ने नीचता के स्तर को कुछ इस तरह से पार किया है अपनी टीआरपी के लिए, क्योंकि रिपब्लिक भारत के आगे ये झुक गए थे। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे टीआरपी को गेन किया जाए। इनकी टीआरपी के चक्कर में 3 ऐसे लोगों को सजा हो सकती है जो पहले अभियुक्त नहीं थे, पहले जिनका नाम नहीं था। हाथरस केस अपने आप में और कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। पहले दीपक शर्मा के इस इन्वेस्टिगेशन को सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। भूलगढ़ी गांव के मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जिनका कहना है कि वो गांव से हैं और उस दिन गांव में मौजूद थे और कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं जो आप मीडिया के पीछे पीछे भाग रहे थे लेकिन मीडिया आपकी सुन नहीं रही थी? मेरा प्रयास रहेगा कि आपके बात को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया जाए। गांव का नाम बताइए। गांव मेरा बुलगढ़ी है। अपना नाम बताइए। नाम ओमकार सिंह है। ओमकार सिंह। हाँ, हम इसलिए नहीं बता पा रहे, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। उसी पीठ जाके घर जाते हैं। ये बताइए, जिस समय लड़की उस खेत में तड़प रही थी, भाई उसकी माँ पीट करके और माँ वहीं पर और घास लेके माँ में गया और लव कुछ की माँ आई। लड़की को किसने पीटा? माँ ने और भाई ने किसने मारा? माँ भाई ने मारा था उसको। लेकिन वहाँ तो माँ तो अब कह रही है कि उन लड़कों ने मारा है। लड़का नहीं, वहाँ पे थे नहीं। झूठ है, बताओ झूठ है। आपको पता है आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? पूरा आरोप है, यही बताओ। आप अगर भूलगढ़ी से हैं, आपको फंसाया जा सकता है, आपको पता है? फंसाया बिल्कुल फंस जाता है। तैयार है इस काम के लिए? मतलब आपका कहना क्या है? 4 बच्चों के लिए मैं सूली पर चढ़ ले। इस हाथरस केस में मुझे कुछ कठुआ जैसी फीलिंग आ रही है। कठुआ में भी आसिफा की रेप और हत्या की बात थी। हत्या तो साबित हुआ था, पर कोर्ट में भी रेप हुआ था या नहीं यह साबित नहीं किया गया था। हां, दोषियों को सजा मिल गई, मगर उसमें से एक दोषी जिसको इन लोगों ने फंसाने की कोशिश की थी, विशाल जंगोत्रा, उसका कैरियर तबाह करने वाला यही मीडिया था। आनंद बाजार पत्रिका, आज तक और एनडीटीवी। रवीश कुमार भी खूब मजे ले लेकर के बोले थे, परंतु सच्चाई इतनी खतरनाक थी। क्या हुआ ना कि हाथरस के जो बाकी 3 अभियुक्त आरोपी हैं, सस्पेक्ट हैं, वो एटीएम से पैसा निकालने नहीं गए थे। लड़की के बयान के अनुसार इस केस को पहले समझते हैं। इस केस में सबसे पहले कहा गया कि लड़की का गला दबाया गया, जीभ तक काट ली गई, उसको मार करके उसकी हड्डी तोड़ दी गई। पर जब लड़की का वीडियो आया, उसमें वो लड़की बैठी हुई थी, बयान दे रही थी। बयान में उसने संदीप का नाम लिया। संदीप उसका भाई भी हो सकता है और संदीप जो पकड़ा गया है वो अपराधी भी हो सकता है। अभी तक इसकी जांच होनी बाकी है। 3 लड़के जो और आरोपी बनाए गए हैं, उनमें से किसी का पीड़िता ने नाम नहीं लिया था। अब आते हैं मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि रेप नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मेडिकल रिपोर्ट नहीं मानेंगे, पीड़िता ने कह दिया भाई कोई बात नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि नहीं हुआ है कुछ, न तो हड्डी तोड़ी गई थी, ना जीभ काटा गया था, ना रेप हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मानेंगे। भाई करना क्या चाहते हो? मेडिकल रिपोर्ट नहीं मानेंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मानेंगे। खैर कोई बात नहीं, सीबीआई जांच होने दो। परिवार कह रहा है नहीं, हम सीबीआई जांच को नहीं मानेंगे। कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अगर सीबीआई पे भरोसा नहीं है, नार्को टेस्ट करा लेते हैं। नार्को टेस्ट कैसे हो जाएगा? पीड़िता का कभी और दोनों परिवार का नार्को टेस्ट होता है? नहीं, ये तो गलत है। कमाल है यार, नार्को टेस्ट भी नहीं। कोई बात नहीं, एक रिटायर्ड जज के हाथों एसआईटी बिठा देते हैं, एसआईटी की जांच करा देते हैं। एसआईटी जांच कैसे हो सकती है? एसआईटी की जांच नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। यानी सीबीआई नहीं होना है, एसआईटी नहीं होना है, नार्को टेस्ट नहीं होना। तो एक बात बताइए, फिर जांच की कैसे जाए, इंसाफ दिया कैसे जाए? हत्या तो हुई है, मनीषा की हत्या तो हुई है और उसकी सजा तो हत्यारों को मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं इस बात को क्लियरली कह रहा हूं, पर जांच होना पड़ेगा ना उसके लिए। या फिर यूं ही कुछ लोगों ने अगर बोल दिया कि संदीप के अलावा भी ये 3 लोग थे तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यही कानून कहता है क्या बाबा साहब अंबेडकर का? ये तो कानून नहीं है ना। तो न्याय तो करने के लिए न्यायिक जांच करानी पड़ेगी। न्यायिक जांच कैसे हो? भीम आर्मी चीफ से करा लें, चंद्रशेखर से करा लें, या प्रियंका वाड्रा
या फिर राहुल गांधी जो अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं उनसे करा ले, या गांव के दूसरे पक्ष के लोगों का भी आवाज सुनना पड़ेगा। गांव के दूसरे पक्ष की आवाज यूं ही नहीं उठती, लेकिन इनका संगीन इल्जाम है कि हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही है मीडिया के द्वारा, तो कौन आवाज उठाएगा? उठाना पड़ेगा। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल समय है, लेकिन दोस्तों ये आपके परिवार और बेटे के भविष्य का सवाल है। किसी राजनेता के महत्वाकांक्षा के चलते आपका बेटा भी कल बलि चढ़ाया जा सकता है, मैं भी चढ़ाया जा सकता हूं, कोई भी चढ़ाया जा सकता है। विशाल के केस का उदाहरण समझिए। कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया था कि उस दिन तो जो आरोपी बनाया गया है विशाल जंगोत्रा, उस दिन तो बेचारा वो कठुआ में ही नहीं था। वो ठीक है, उसके पास उस दिन सबूत था, वो बेचारा एटीएम से पैसा निकाल रहा था। अगले दिन वो एग्जाम में भी बैठा था। कोर्ट ने सिंपल सा सवाल पूछा था, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है जो कठुआ से मुजफ्फराबाद तक का सफर 1 घंटे में तय किया जा सकता है? अवाक हो गए थे सभी लोग कि बताइए, पर उस लड़के की जिंदगी तो तबाह कर दी गई। उसी तरह 3 और लड़के चढ़ने वाले। ये कांड पता है, थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूं। मीडिया के एक सेक्शन ने ट्रायल कर दिया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर दोषी है, असीमानंद दोषी है, कर्नल पुरोहित दोषी है, और आप लोगों ने मान लिया। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस दोषी है तो है, क्योंकि मीडिया ट्रायल है। यही मीडिया ट्रायल के खिलाफ राजदीप सरदेसाई रिया और सुशांत केस को लेकर के कहते हैं कि नहीं, ये तो मीडिया ट्रायल हो रहा है, गलत हो रहा है, मगर यहां मीडिया ट्रायल सही है। अब कैसी कैसी रिकॉर्डिंग्स बाहर निकल रही हैं। रिकॉर्डिंग्स जो बाहर निकल रही है उस पे इंडिया टुडे के ही पत्रकार कह रहे हैं कि अच्छा, हमारी फोन कॉल टैप हो रही है, तो आप देश के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और आपका फोन कॉल भी टैप ना हो। करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जिन लोगों को फंसा रहे वो आम आदमी है। इसके पहले पॉलिटिक्स कभी इतनी क्रूर नहीं थी जो अब हो गया है। पॉलिटिक्स इस वक्त तक घृणित हो गई है कि आम आदमी में भी, चूंकि हिंदुस्तान को कास्ट सिस्टम में ब्रेक करना है, जब तक इस देश का हिंदू कास्ट सिस्टम में ब्रेक नहीं होगा, तो ब्रेक करने के लिए क्या किया है? आम आदमी के बच्चों को भी सूली पे चढ़ाना पड़ेगा। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल हो गई हैं अब इस देश में, और इसमें साथ दे रहे हैं ऐसे लोग जो खुद को मैग्सेसे अवार्डधारी पत्रकार कहते हैं। इस केस में रवीश कुमार उतना ही बड़ा दोषी है। अगर साबित होता है कि ये 3 लोग आरोपी हैं जो जिनको बनाया गया ये हत्यारे नहीं है, तो रवीश कुमार को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने पत्रकारिता करने वक्त कहा है कि क्या रेप करते वक्त सवर्ण मानसिकता थी। कितना घृणित लाइन है ये। तभी मैं सोचूं, बलरामपुर में भी एक दलित बच्ची का रेप हुआ, सर कुचल दिया गया, हत्या कर दी गई, मगर वहां पे कोई मीडिया वाला नहीं गया। ट्रैक्टर पे जो है सोफा लगा करके राहुल गांधी भी जो है बलरामपुर नहीं गए, ना कोई मीडिया वाला गया। बलरामपुर की पीड़िता का किसी को नाम तक पता नहीं है। यानी बलरामपुर में जो दलित बच्ची की हत्या है उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? मीडिया का सारा अटेंशन तो है एजेंडा प्रोपेगेंडा न्यूज हथरस वाले पे। बलरामपुर में जो आरोपी हैं वो मुसलमान हैं, और सेकुलरिज्म के खिलाफ इस देश में कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि भैया ये लोग सेकुलर हैं। वो रेप सेकुलर है, वो हत्या सेकुलर है। राजस्थान में लगातार हत्या पे हत्या हो रही है। टोंक में भी हत्या हुई है। 4 आरोपी जो है वो मुसलमान है। कैसे बोलेंगे? एक इससे न्यूटन का चौथा लॉ आता है, वो गति का नियम नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नियम है। एंड न्यूटन्स 4th लॉ स्टेट्स दैट इफ एनी क्राइम विल हैपन इन बीजेपी रूल्ड स्टेट, सीएम मस्ट रिजाइन, एंड इफ क्राइम हैपन्स इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट, पीएम मस्ट रिजाइन। यानी अगर भाजपा शासित प्रदेश में कोई क्राइम होता है तो उसके लिए भाजपा शासित सीएम उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मगर कोई क्राइम, चाहे पंजाब हो या राजस्थान, अगर वो क्राइम कांग्रेस रूल्ड स्टेट में होता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए। गजब का दोगलापन है भाई, पैदाइशी दोगले हो तुम लोग। इस लेवल की पत्रकारिता चल रही है।
राजस्थान में पिछले 7 दिन में 5 बलात्कार हुआ। 5 बलात्कार। 5 बलात्कार में 4 दलित और मुसलमान आरोपी हैं। कोई कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म है भाई। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 केस, बदायूं और बलरामपुर, यहां भी दोनों बच्चियां दलित, रेपिस्ट मुसलमान, मगर कोई ना तो चंद्रशेखर, भीम आर्मी, आज तक एबीपी आनंद बाजार पत्रिका और ना ही एनडीटीवी जो है वो गया। मगर रवीश कुमार से सवाल पूछना पड़ेगा, मैं बार बार पूछूंगा। दीपक शर्मा ने जो एक्सपोज किया वो बहुत खतरनाक है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में भी ये हो सकता है। कल को सीधे कोई मुंह उठा के आपके बच्चे को फंसा देगा और ये मीडिया ट्रायल वाले आपके बच्चे का जिंदगी तबाह कर देंगे, उसको जेल में ठूस देंगे। समझिएगा खेल, षड्यंत्र कितना खतरनाक है। और सिर्फ एक मकसद है, हिंदुओं को ब्रेक करो कास्ट में। एक बार ये कास्ट में टूट गया, फिर देखते। लेकिन इस बार मीडिया गलत खेल खेल गई और ये तमाम प्रोपेगेंडा रचने वाले भी गलत खेल खेल गए। इनको लगा कि सब कुछ कठुआ रेप के हिसाब से चलेगा। देखिए फिर से चालू हो गए हिंदुत्व रेपिस्ट ट्रस्ट। लेकिन खैर, इनको लग रहा है कि सब कुछ कठुआ रेप के हिसाब से चलेगा। नहीं चलेगा। सीएम अलग है, समझ रहे हैं? सीएम अलग है, आदित्य योगीनाथ जी। इन्होंने कहा है और मैं मांग करता हूं, मनीषा को तो इंसाफ मिलना ही चाहिए, चाहे वो ऑनर किलिंग का मामला हो या रेप एंड मर्डर का मामला हो। आरोपी है तो अगर वो दोषी है उन्हें बचना नहीं चाहिए। और अगर इसके पीछे षड्यंत्र है, भीम आर्मी से लेकर के ये रवीश कुमार, दवायर, लायर, कायर, एबीपी, आज तक इन सबको भी सजा मिलनी होगी। अगर ये पूरा का पूरा खेल जो है, नेक्सस जो है, झूठ बोल रहा है। और एक जो चचा ने बात की दीपक शर्मा के इंटरव्यू में, उनकी बात में अगर सच्चाई है और अगर वो केस सही साबित हुआ, तो इन तमाम मीडिया बाजों से लेकर के तमाम जिन लोगों ने जजमेंट किया है, एकदम मीडिया ट्रायल जजमेंट किया है, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। इनकी पत्रकारिता ही सिर्फ नहीं छीनी चाहिए, इनको जेल भेजना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट पे आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरी आवाज में दम है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंसाफ की लड़ाई 2 तरफा होनी चाहिए, एक तरफा नहीं। बलरामपुर हो या राजस्थान का टोंक का मामला हो या पंजाब का मामला हो या हाथरस हो, बच्ची के साथ अन्याय होगा। दलित, सवर्ण, ओबीसी नहीं देखेंगे, सबके लिए इंसाफ मांगेगा। और मनीषा के लिए तो अब केस बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि मनीषा की हत्या हुई है, यह साबित जरूर हो गया है। 2 झूठ विपक्ष का, एक तो उसके जीभ काटने की बात, क्योंकि इमीडिएट उसने बयान दिया था पुलिस को, संदीप का नाम लिया था, संदीप। अब इसमें केस ये बनता है कि 8 दिन बाद अचानक कैसे मर गई। बयान देते वक्त वो काफी ठीक ठाक लग रही थी। जय श्री कृष्ण।